हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम करने वाले हैं 21 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। और 21 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा जो हमने थ्योरी पढ़ी है कि किस कॉन्सेप्ट को किस क्वेश्चन में किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेटमेंट को पढ़ के आप क्या क्या उसके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, कौन सा नहीं लगना है, किस तरह का प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है, क्या गलती आप कर सकते हैं वहाँ पे यूनिट्स को लेके। तो ये 21 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप ऐसे खुद भी सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। एंड आफ्टर दिस यू स्टार्ट द डीपीपी वाला पार्ट। ठीक है, 45 क्वेश्चन है डीपीपी के और वो आपको 45 मिनट्स में करना है क्योंकि वो पर मिनट एक क्वेश्चन इस तरह का रखा गया कि 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है वो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले 21 क्वेश्चन जो है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब ऑप्शन सही नहीं है तो आंसर थोड़ा सा वेरी कर रहा है। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना। देखिए, कंसिडर एन आइडियल गैस दैट ऑक्यूपाइज 2.5 डेसीमीटर क्यूब। 2.5 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 2.5 लीटर एट अ प्रेशर ऑफ 3 बार। तो हमारे पास क्या बच्चे, हमारे पास एक आइडियल गैस है, एक कंटेनर में जस्ट विजुलाइज करने में हेल्प हो आपको इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं थी। तो इस कंटेनर में गैस है, ठीक है, गैस का प्रेशर है 3 बार दिया हुआ है और जो इसका वॉल्यूम है वो अभी है 2.5 लीटर। इसको कंप्रेस कर दिया गया आइसोथर्मली एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं। कहां से कहां तक, ये V1 है और V2 है इसका 0.5 लीटर। ओके, नाउ कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P एक्सटर्नल। कि भैया P एक्सटर्नल कितना मिनिमम लगना चाहिए अगर इतना इसको कंप्रेस करना है। यार आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल के लिए आपका क्या होता है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि जब आप कंप्रेस कर रहे हो, फाइनली जब आप कंप्रेस करके रुकोगे, ठीक है, तब अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर होना चाहिए, राइट। तो अगर हम फाइनल प्रेशर मेजर कर लें गैस का, वही एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि जब दोनों प्रेशर बराबर होंगे तभी तो कंप्रेशन आपका रुकेगा। तो इनिशियल प्रेशर आपको 3 दिया गया, वॉल्यूम 2.5 है, फाइनल प्रेशर P है, वॉल्यूम 0.5 है। तो यहां से सॉल्व करके P एक्सटर्नल या P फाइनल आपका आ जाएगा कितना, 15 बार। ठीक है, तो 15 बार का आप एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर अप्लाई कर रहे हो। नाउ व्हाट इज द वर्क डन यूजिंग P एक्सटर्नल। अब क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट था, आपको पता है एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वो एक रिवर्सिबल नहीं हो सकता, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस था। तो ये आ जाएगा वर्क इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो वर्क इरिवर्सिबल कितना होता है बच्चा, P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो P एक्सटर्नल कितना है, ये आपका चलो -15 आ गया, राइट, बार है ये। और V2 माइनस V1 2.5 लीटर से 0.5 पे आया, 2 लीटर का इंटू 2, तो ये आ जाएगा लीटर बार। एंड 1 लीटर बार इज रफली 100 जूल। पता आपको इस बात का, 1 लीटर बार इज रफली 100 जूल। तो ये 30 लीटर बार का मतलब हुआ 3000 जूल। ठीक है, कंप्रेशन वर्क है। तो डेल्टा वी क्या रहेगा आपका, नेगेटिव, तो मिला के पॉजिटिव हो जाएगा टोटली। ठीक है, डेल्टा वी आपका फाइनल 0.5 था, 0.5 माइनस 2.5 है ना, वो नेगेटिव आएगा ना ये। तो डेल्टा वी नेगेटिव होगा और प्रेशर के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए। तो ये 3000 जूल। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा पोपट हुआ है कि इन्होंने ये 750 जो मार्क किया, दिस इज 3000 जूल होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली। अब इन्होंने मेंशन कर रखा है रिवर्सिबल है आपका 1 बार से लेके 5 बार कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बेटा वर्क रिवर्सिबल कितना होता है आइसोथर्मल में, -2.303 nRT log V2 बाई V1 या P1 बाई P2। तो प्रेशर दिया तो P1 बाई P2 वाला डेटा यूज कर लो और बस। तो टेम्परेचर आपको पता है, P1 P2 दोनों पता है, नंबर ऑफ मोल आपको पता है, 1 मोल दिया हुआ है। सॉल्व करके आंसर इसका आराम से निकल जाएगा। लेट मी कंफर्म, इसका आंसर कितना दिया है, सेकंड का सी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और क्योंकि कंप्रेशन है तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू पॉजिटिव आनी थी। तो मतलब ये ऑप्शन पहले आउट हो गया था, ये ऑप्शन पहले आउट हो गया था, क्योंकि वर्क ऑफ कंप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। Then question number 3, calculate the work done when 1 mole of an ideal gas is expanded reversibly from 20 liter to 40 liter। अब देखो यहाँ पर आपको अगेन वही आ गया, वर्क रिवर्सिबल और एक्सपेंशन का है तो नेगेटिव आएगा। तो -2.303 nRT log, और वॉल्यूम दिया है तो V2 बाई V1। तो वॉल्यूम आपको दोनों दिए हैं, V2 कितना है आपका 20 से 40 हो गया ना, एक्सपेंशन हो गया 40 लीटर, और V1 आपका 20 लीटर। नंबर ऑफ मोल आपको 1 मोल दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया हुआ है।
बस वैल्यू पुट करो और आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, क्योंकि वर्क ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव होता है। तो ए और सी तो नहीं हो सकता, बी और डी में से आंसर आएगा। तो चेक करके थर्ड का आंसर आ रहा है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, एंड आई एम सॉल्विंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम का मतलब कि अभी, मतलब पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हुए हैं, बिकॉज इट्स वन ऑफ माई वेरी फेवरेट बुक्स। तो यस, आई हैव सीन दिस क्वेश्चन वंस इन अ व्हाइल, बट या अभी हम साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग भी और मैं भी। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है और डेल्टा यू हो जाता है आपका जीरो। तो डेल्टा यू जब जीरो हो जाएगा तो क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। मतलब इट्स लाइक कि अगर मेरे को डेल्टा यू को जीरो रखना है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आने ही नहीं देना है, तो मतलब जितनी हीट मैं सप्लाई करूंगा वो सारा का सारा वर्क डन में वेस्ट हो जाएगी। मतलब 100 जूल अगर मैं उसको हीट दे रहा हूँ तो वो 100 जूल का वर्क कर देगा, मतलब उसका बचेगा कुछ नहीं। जो आएगा हीट के थ्रू वो वर्क की फॉर्म में वो बाहर खर्चा कर देगा। तो ये गैस के बारे में बात की जा रही है कि हीट इज सप्लाइड, तो ये जो गैस है ये क्या करेगी, जितना हीट है उसका उतना वर्क डन कर देगा वो, राइट। तो गैस विल डू पॉजिटिव वर्क और गैस विल डू नेगेटिव वर्क। दो ऑप्शन में से आपको सोचना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विल इंक्रीज, बिल्कुल नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस की टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट है आइसोथर्मल में। गैस विल नॉट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो क्वेश्चन है गैस कैसा वर्क करेगा। अब आपको बोलेगा सर वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो सर वर्क ऑफ नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, बट अगर आप बाहर वाले के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, जो बाहर ऑब्जर्वर उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, अगर आप गैस के पर्सपेक्टिव से देखोगे, गैस क्या ना, पिस्टन को पुश कर रहा है ऊपर, धक्का दे रहा है एक्सपैंड करने के लिए। इट्स जस्ट लाइक यू आर पुशिंग समथिंग। तो आप जब किसी चीज को पुश करते हो तो आप जो वर्क करते हो कैसा वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क है वो, क्योंकि गैस जिस तरफ को फोर्स लगा रही है उसी तरफ को डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है। तो गैस की तरफ से लगाई गई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम साइड में है। तो गैस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गैस विल डू पॉजिटिव वर्क इन दिस केस। जस्ट अ सेकंड, ठीक है, एक मिनट, समथिंग इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में हो आइस के साथ, मतलब ये बोल रहा है कि H2O लिक्विड जो है वो H2O सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में है। आपको पता है ना, इक्विलिब्रियम में कुछ भी आप हीट सप्लाई करोगे वो रिएक्शन को आगे पीछे लेके जाएगा, पर उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होने देगा। तब तो इसका मतलब हुआ है ना, वही इक्विलिब्रियम में उसको रखना है, राइट। अगर आप इस सिस्टम को हीट करते हो तो क्या होगा, आइस और मेल्ट होती चली जाएगी, कूल करोगे तो लिक्विड और सॉलिडिफाई होता चला जाएगा। तो आप हीट इसको करोगे, अगर इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो पाएगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाएगा तो जितनी भी आप हीट दोगे वो रिएक्शन को कहाँ लेके जाएगी, आइस को मेल्ट करती चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज when 1 ग्राम ऑफ वाटर इज फ्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन नहीं है, ये फ्रीजिंग है, फ्यूजन मतलब बेसिकली। ठीक है, डेल्टा एच नॉट फ्यूजन होगा ये। देखिए, एंथैल्पी चेंज जब 1 ग्राम वाटर को फ्रोज किया गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, 1 ग्राम को, बेटे ये जो आपका डेल्टा एच नॉट फ्यूजन है ये कितना है, 1.435 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब 1435 कैलोरी फॉर पर 18 ग्राम। हमें 1 ग्राम के लिए पूछा गया है, तो बेटा अगर 18 ग्राम के लिए 1435 कैलोरी मुझे चाहिए तो 1 ग्राम के लिए मुझे कितना चाहिए होगा, 1435 डिवाइड बाई 18, तो ये रफली आपका 80 कैलोरी पर ग्राम आ जाएगा। ठीक है, एंथैल्पी चेंज। और जब फ्रीज होगी कोई चीज़ तो ऑब्वियसली क्या होता है, एनर्जी, मतलब आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो एनर्जी छोड़ेगा ना यार, हीट निकलेगी बाहर, एक्सोथर्मिक होगा वो चीज़, तो ये -80 आएगा, +80 नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है,
आप लोगों ने आई थिंक कर ही लिया होगा, है ना। सेकंड में सॉल्व होने वाली बात है कि 50 ml ऑफ वाटर टेक्स 5 मिनट टू इवेपोरेट। 50 ml पानी है, आप उसको गर्म कर रहे हो किस पे, 400 वॉट का इलेक्ट्रिक हीटर लगा के गर्म कर रहे हो। बेटा 400 वॉट का मतलब कितना होता है आपको पता ना, वॉट इज जूल पर सेकेंड। 400 वॉट का मतलब हुआ कि 400 जूल पर सेकेंड इतनी एनर्जी उसको लगातार सप्लाई हो रही है। तो 5 मिनट, अगर 1 सेकंड में 400 जूल हो रही है तो 5 मिनट में कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है उसको। तो एनर्जी सप्लाइड 5 मिनट में कितना आएगा बेटा, 5 इंटू 60, 300 सेकेंड्स इंटू 400, ठीक है, मतलब 120 किलो जूल। 120 किलो जूल उसको सप्लाई किया गया है पूरे 5 मिनट में। तो बेटा 120 किलो जूल एनर्जी दी फॉर 50 ml। यार पानी 50 ml 50 ग्राम ले लो, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 लेते हैं हम, ठीक है। तो बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना हुआ, देखो रफली 50 ग्राम के लिए 120 किलो जूल लग रहे हैं। तो अगर पर मोल आपको निकालना है, मतलब 18 ग्राम पानी के लिए निकालना है, तो 18 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 120 डिवाइड 50 इंटू 18, ठीक है। उसका आंसर कितना आएगा, 7th का सॉल्व करके बी 43.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ध्यान रखना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देन क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। देखिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जब भी गैसेस रिएक्शन आप लेते हैं ना, डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी होता है प्रोडक्ट के गैसेस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसेस मोल। तो डेल्टा एन जी जीरो कब होगा, जो प्रोडक्ट में 2 मोल है गैस के, रिएक्शन में भी 2 मोल है गैस के, तो डेल्टा एन जी जीरो हो गया, तो तब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू बचेगा, तो ए ऑप्शन, ठीक है। तो आई थिंक सब बच्चों ने किया ही होता है वाला क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस इन वाटर आर 0 एंड -229.6। ये 229.6 को 230 ले लो, है ना, अप्रॉक्सीमेशन लेके। और आपको ये पता ही है कि H पॉजिटिव का डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन भी जीरो होता है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी भी जीरो होती है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी भी उसकी जीरो होती है। H पॉजिटिव के लिए जीरो मान के चलते हैं बाय कन्वेंशन। तो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इज -285.6 किलो जूल पर मोल। देन द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय KOH इज। देखिए बेटा जो आपका डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन है ना, वो होता किसके बराबर है, वो जब एक रिएक्शन में H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन मिलके पानी बनाते हैं, इसी रिएक्शन को बोलते हैं ना न्यूट्रलाइजेशन। बाकी तो स्पेक्टेटर आयंस होते हैं, है ना। देखो जैसे जब आपका HCl है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरी तरह आयनाइज हो जाएगा, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है पूरी तरह आयनाइज हो जाएगा। और जो ये न्यूट्रलाइज करके KCl बनाएंगे, KCl भी सॉल्ट है पूरी तरह आयनाइज हो जाएगा पानी में, तो ये Cl नेगेटिव आयन दोनों तरफ हैं कट जाएंगे, K पॉजिटिव आयन दोनों तरफ है कट जाएंगे। तो एक्चुअल जो नेट रिएक्शन बचा वो बचा क्या, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव मिलके पानी बना रहे हैं। तो एक्चुअल जो नेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो ये होता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव किससे मिलने से जो वाटर बनता है, दैट इज द रियल रिएक्शन जो न्यूट्रलाइजेशन में हो रहा होता है। तो इसके लिए आपको डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करना है। नाउ अब कहा क्या गया है, ठीक है, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया हो, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया है, ठीक है, OH नेगेटिव का इतना है, एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इतना दिया हो। देखो बेटा इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच फॉर एनी रिएक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट का डेल्टा एच फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का डेल्टा एच फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट में क्या है H2O, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव, यही हुआ ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना दिया हुआ है, -285.6 किलो जूल पर मोल, माइनस ये चीज़ तो जीरो है, और OH नेगेटिव का कितना दिया हुआ है, -229, तो माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाएगा 229.6, तो इतना किलो जूल पर मोल। तो नेगेटिव आएगी वैल्यू अराउंड -56 के आसपास आएगी। आपको बोलोगे सर ये तो पता ही था, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो -57 के आसपास का किलो जूल में आंसर आता है, तो नेगेटिव तो आना ही था। तो ये तो पता था कि सर पॉजिटिव तो आंसर नहीं आ सकता, A और C तो नहीं आ सकते, और B इतनी हाई वैल्यू नहीं आएगी पर मोल अगर आप बात कर रहे हो, तो ये पता ही था कि आंसर ये आएगा, बट बात तो जस्ट उसको कैलकुलेट करने की थी, ठीक है, बाकी पता तो आपको था। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया हुआ है, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O दिया है, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है। तो डेल्टा एच कंबशन ऑफ लिक्विड इथेनॉल आपको निकालना है, ये निकालना है आपको। तो क्या होता है यार डेल्टा एच, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे निकालते हो, प्रोडक्ट का डेल्टा एच फॉर्मेशन
टोटल माइनस रिएक्टेंट का टोटल डेल्टा एच फॉर्मेशन। CO2 का दे रखा है ये, तो 2 टाइम्स, तो 2 इंटू -393.509 है ना। CO2 का ऐड करो प्लस वाटर का दिया वो भी ऐड करो, प्रोडक्ट का हो गया। रिएक्टेंट में O2 का डेल्टा एच फॉर्मेशन 0 हो जाएगा क्योंकि O2 अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो इसका 0 हो जाएगा। और इथेनॉल का दिया हुआ है, बस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, आंसर आ जाएगा। तो 10th का आंसर आपके पास आ रहा है ए ऑप्शन, सॉल्व करके। क्वेश्चन 11, द हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ PH3 इज 228 किलो कैलोरी पर मोल। तो बेटा PH3 को जब आप एटमाइज करेंगे तो होगा क्या, क्या होगा? ये जो PH3 है, आपने इसको एटमाइज किया तो ये P + 3H में टूटेगा, है ना। तो इफेक्टिवली आप कर क्या रहे हो, आप 3 PH बॉन्ड्स को तोड़ रहे हो यहाँ पे, और कुछ भी नहीं कर रहे। तो मतलब 3 PH बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी मिला के 228 किलो कैलोरी पर मोल हुई। तो एक PH बॉन्ड की तो मिल जाएगी ना आपको 228 डिवाइड बाय 3। और P2H4 को एटमाइज किया आपने, तो बेटा P2H4 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? P2H4 में क्या होगा, एक फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, ओके। तो यहां पर आप जो टोटल बॉन्ड तोड़ रहे हैं वो कितने हैं, यहां पर आपने 4 तो आपने PH बॉन्ड तोड़े और एक आपने PP तोड़ा, इसको मिला के आपको 355 लगे। तो बेटा 4 PH तोड़ने में कितना लगेगा, अगर 3 PH में इतना लगता है तो 4 में कितना लगेगा, 228 डिवाइड बाय 3 इंटू 4 प्लस 1 PP बॉन्ड का मिला के 355 है। तो PP बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी यहां से निकल आएगी। तो 11th का आंसर आएगा सॉल्व करके बी ऑप्शन, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस द टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज। आपको बताया था मैंने, रिवर्सिबल आइसोथर्मल में भी डेल्टा एस यूनिवर्स 0 आया था क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग का डेल्टा एस इक्वल एंड ऑपोजिट आए थे, क्योंकि रिवर्सिबल में सिस्टम और सराउंडिंग ऑलमोस्ट ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहते हैं। एडियाबैटिक में भी यही हुआ था, रिवर्सिबल में डेल्टा एस यूनिवर्स 0 आई थी। तो ये चीज आपको सीधा ही पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स 0 होता है, चेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फॉर एवरी प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एंट्रोपी इंक्रीज करती है। आप बोलोगे सर ये तो गलत होगी बात, क्योंकि फॉर एवरी प्रोसेस में तो रिवर्सिबल प्रोसेस भी आ गई, और रिवर्सिबल प्रोसेस में ये बोलना इंक्रीज ही करता है। आप एडियाबैटिक ले लो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में सिस्टम की एंट्रोपी नहीं बढ़ती, डेल्टा एस सिस्टम 0 हो जाता है ना। तो एवरी प्रोसेस तो गलत हो गया। द सम ऑफ टू पाथ फंक्शन इज ऑल्सो पाथ फंक्शन, नहीं, फर्स्ट लॉ देखो ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क। तो क्यू और वर्क दोनों पाथ फंक्शन है, पर इनका सम क्या है, डेल्टा यू, जो कि एक स्टेट फंक्शन है। तो ये भी गलत हो गया। इन अ रिलेटिविस्टिक एंडोथर्मिक प्रोसेस, रिलेटिविटी मतलब जहां पर मास एनर्जी का इंटरकन्वर्जन आप कंसीडर करेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। अगर आप बोलो कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल हैं, तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हुई तो उसको अगर आप मास में कन्वर्ट करके सोचो तो बेसिकली थोड़ा सा मास तो बढ़ेगा क्योंकि एनर्जी कंटेंट बढ़ा। तो यस, दैट इज करेक्ट। डेल्टा एच इज ऑलवेज इक्वल टू CP डेल्टा T, नहीं रे, ऐसा कैसे हो सकता है, दैट इज ओनली वन केस। कांस्टेंट प्रेशर वाले कंडीशन में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए 14th, CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। आपको मैंने क्लास में अच्छे से समझाया भी था कि CP में क्या होता है, वर्क डन। कांस्टेंट प्रेशर पे आप जब हीट करते हो प्रेशर बढ़ता है, उसको कांस्टेंट रखने के लिए वो एक्सपैंड करता है। यस, एक्सपेंशन में वर्क डन होता है, पर कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में वो वर्क डन नहीं होता, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ती वो वर्क डन के लिए। तो CV हमेशा कम होता है CP से, है ना। तो बोल रहा क्या करेक्ट ऑप्शन क्या है, व्हेन अ गैस एब्जॉर्ब्स हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इट्स वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज। गलत भैया, वो तो एक्सपैंड करेगा ना, तभी तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। नो वर्क इज डन बाय द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज राइट, कोई वर्क डन नहीं होता। फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस चेंजेस बाय अ स्मॉलर अमाउंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन एट कांस्टेंट प्रेशर। फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर, अच्छा मतलब आपने सेम चेंज करवा दिया टेम्परेचर का। वो बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी, भैया आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में दोनों में सेम चेंज आया है तो इंटरनल एनर्जी में भी सेम ही चेंज आया होगा। ये नहीं हो सकता कि एक में कम आएगा और एक में ज़्यादा आएगा, गलत होगी बात। तो मास ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन दैट मास ऑफ अ गैस। अरे यार मास कैसे, मतलब इसके ऊपर डिपेंड करने लग जाएगा, ये तो मजाक ही हो गया। 15th क्वेश्चन, अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट A टू B। तो A से B जाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, ठीक है, एक पाथ 1 है और एक पाथ 2 है।
ओके ठीक है ना। तो हीट एब्जॉर्ब हुई है तो Q आपका पॉजिटिव आएगा, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क आपका नेगेटिव आएगा। तो क्योंकि आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है, तो मतलब डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2, दोनों पाथ से जाने पे डेल्टा U आपका बराबर आएगा। तो डेल्टा U क्या होता है, Q प्लस वर्क। अब Q क्योंकि आपका पॉजिटिव है तो Q1, और वर्क आपका नेगेटिव है तो माइनस W1 इज इक्वल टू Q2 माइनस W2। तो ये आपका आ गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट आता है, सर अपने वर्क को तो सर प्लस लिखो ना, Q प्लस वर्क, और वो नेगेटिव होगा तो वैल्यू में पुट कर लेंगे हम, ठीक है। बट अब इन्होंने ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर रखा है कि ये जो वर्क लिया इन्होंने, ये मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है, ये क्या किया हुआ है। ओके, दे हैव गिवन द आंसर एज डी, तो वो तभी जस्टिफाई होता है अगर हम ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलें। बट अगर आप ऐसा बोलो नहीं सर हम इसको Q प्लस वर्क ही लेंगे, हाँ वर्क की जो वैल्यू पुट करेंगे तो उसको नेगेटिव में लेके पुट कर देंगे, तो ठीक है आप वैसे भी सोच सकते हो। आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग। ओके, तो दोनों नजरिए वाली बात है। तो यस, देयर इज सम कंफ्यूजन इज दिस क्वेश्चन, क्योंकि रादर अगेन ये वैल्यूज दे देते तो ज्यादा क्लैरिटी होती है ना। अभी समझ नहीं आ रहा कि ये वर्क सिर्फ W वर्क रिप्रेजेंट कर रहा है या उसका साइन भी इंक्लूड करके चल रहे हैं। नाउ 16th क्वेश्चन, इफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस केप्ट इन अ कंटेनर विद एन ओपन टॉप, ठीक है। चलिए, पानी को बेटा हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी को रखा है, ओपन टॉप है। तो यार आपको पता है कि ओपन टॉप है तो पानी की टेंडेंसी क्या होती है किसी भी टेम्परेचर पे, अब कुछ वेपर प्रेशर तो एग्जिस्ट करेगा ना उसका, वेपर प्रेशर तो सॉलिड का भी होता है, ठीक है। तो पानी इक्विलिब्रियम पे जाने की ट्राई करेगा तो थोड़े से वेपर तो वो बनाएगा। तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो था पानी, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जिनके पास थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी आई, आपस में कोलिजन करके थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी ले गए, वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेके एस्केप कर जाएंगे पानी से वेपर में। उससे क्या होगा, अब टोटल एनर्जी कॉन्टेंट तो बराबर था, पानी के मॉलिक्यूल के पास टोटल जो एनर्जी थी वो तो उतनी थी, कुछ मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी लेके बाहर चले गए वेपर फॉर्म में, तो जो पीछे रह गए उनकी एनर्जी ओवरऑल थोड़ी कम हो गई। मतलब अगर 100 एनर्जी थी उसमें से 20 एनर्जी लेके कोई बाहर चला गया तो यहाँ 80 रह जाएगी, है ना। तो इनकी एनर्जी जो 273 केल्विन पे थे, अगर एनर्जी से थोड़ा सा भी ड्रॉप करता है तो क्या होगा, वो फेज चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। पता है ना आपको, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, अगर आप उससे हीट निकाल लें तो वो पहले आइस बनता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही एनर्जी लूज करके पहले फेज चेंज होता है लिक्विड से सॉलिड, फिर जाके टेम्परेचर आपका फर्दर चेंज होगा, ठीक है। तो जो कुछ वेपर चले जाएंगे ऊपर, एनर्जी थोड़ी सी लेके बाहर चले जाएंगे, तो पीछे जो रह गए मॉलिक्यूल उनकी एनर्जी घट गई तो वो फ्रीज कर जाएंगे। तो पार्ट ऑफ द वाटर विल वेपराइज एंड रेस्ट विल फ्रीज। अब कईयों के दिमाग में सर ट्रिपल पॉइंट भी तो आ सकता है बेटा, ट्रिपल पॉइंट एक्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आता, एक्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आता वो, ठीक है, लिटिल हायर देन दैट, थोड़ा सा उससे आगे आता है। Now, enthalpy of neutralization of oxalic acid by a strong base is minus 25.4 kilocalorie per mole. हाँ बोलोगे सर ये तो माइनस 13.7 होता है, ये तो उससे ऊपर कैसे चला गया, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड के पास 2 H पॉजिटिव है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड क्या है, ये जब आयनाइज होता है आपका ऑक्जेलेट आयन प्लस 2 H पॉजिटिव, तो ये 2 H पॉजिटिव है तो उसको पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 OH नेगेटिव भी चाहिए होंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव गिव्स यू 2H2O, ये रिएक्शन हो रहा है। तो एक्चुअल जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी वो माइनस 13.7 इंटू 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो मतलब माइनस 27.4, ओके, इतनी किलो कैलोरी आनी चाहिए थी, आई माइनस 25.4, मतलब गैप कितना रहा 2 किलो कैलोरी का, तो 2 किलो कैलोरी का गैप रह गया। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, तो बेटा वो 2 किलो कैलोरी कहाँ गई, कहाँ गए, जो वीक स्पीशीज थी उसको डिसोशिएट करने में गए। वीक स्पीशीज कौन सी थी, ऑब्वियस बात है ऑक्जेलिक एसिड, है ना, तुमने दिया हुआ है। तो द एंथैल्पी ऑफ, तो वो 2 किलो कैलोरी वहाँ गए। अनदर क्वेश्चन इज वो कैसे लिखा जाएगा 2 किलो कैलोरी, हाँ इस प्रोसेस में पर मोल, यस 2 किलो कैलोरी पर मोल, तो 17 का आंसर आएगा बी, है ना, यस। कईयों को लगता है सर 2H पॉजिटिव के लिए 2 किलो कैलोरी, तो पर के लिए तो 1 आएगा, पर बेटा इसके एक मोल में तो 2 ही H पॉजिटिव होते हैं ना, तो आप तो पर मोल देख रहे हो ना यहाँ पे। तो H2C2O4 जो ऑक्जेलिक एसिड, उसके एक मोल को तोड़ने के लिए तो 2 ही किलो कैलोरी चाहिए था। अब उसमें 2 H पॉजिटिव निकलते हैं तो हम क्या करें, बात तो पर मोल पूछा जा रहा है, पर इक्विवेलेंट नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। ये चीज अगर पर इक्विवेलेंट पूछी होती तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता। नाउ 18th, इसमें थोड़ा सा लोचा मेरे को लग रहा है, ठीक है। देखो थोड़ा सा याद आ रहा है मेरे को, ये
द टेम्परेचर ऑफ 25 ml ऑफ HCl सोल्यूशन इंक्रीजेज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपके पास 25 ml HCl था, उसमें आपने बेस डाला, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये भी 25 ml डाला, तो मिला के कितना हो गया बेटा, ये हो गया 50 ml सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर बचा ये 50 ml, और 25 ml के न्यूट्रलाइज होने से जो हीट निकली उससे टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा। ओके, तो 50 ml जब बना तो Q अमाउंट ऑफ हीट निकली और उससे टेम्परेचर बढ़ गया 10 डिग्री से। अब अगली बार बोल रहा है ये कि ये 50 ml ले लो, 50 ml HCl का और 50 ml NaOH का, ठीक है। तो 25 में जितनी हीट निकली थी, अब आपने 50 लिए, अब हीट क्या होगा, अब हीट कितनी होगी, तो पहले X इक्विवेलेंट एसिड और X इक्विवेलेंट बेस आपस में न्यूट्रलाइज हुए। अब एसिड के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डबल कर दिया आपने, 2x कर दिया, 25 ml का आपने 50 ml कर दिया, सेम सॉल्यूशन था, वॉल्यूम डबल कर दी तो इक्विवेलेंट डबल हो गए, इक्विवेलेंट डबल हो गए तो वॉल्यूम भी तो 100 ml हो गया, इक्विवेलेंट डबल हो गए तो हीट भी तो 2Q निकलेगी। तो बेटा अगर Q हीट से 50 ml का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा तो डबल हीट से डबल अमाउंट भी तो है पानी का, पानी भी तो 100 ml हो गया ना पहले से। Q से अगर 50 ml को हीट कर रहे थे, अब 2Q से तुम 100 ml को हीट कर रहे हो, तो यार वो भी तो 10 डिग्री सेल्सियस से ही बढ़ना चाहिए ना। तो 25 कैसे आ जाएगा, इन्होंने आंसर 25 दिया हुआ, ये 10 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। 19th, इफ वी कंसिडर U एज अ फंक्शन ऑफ S एंड V, मैंने आपको बताया था इफ U इज अ फंक्शन ऑफ S एंड V, तो आपको कैसे लिख सकते हो, du is equal to del u by del s at constant volume into ds plus del u by del v at constant s into dv। तो यस, ये ऑप्शन सही है। हाँ, और देखो फर्स्ट लॉ होता है du is equal to dq प्लस की जगह माइनस पी डी वी कर लो उसको, और dq सेकेंड लॉ में क्या होता है, ds is equal to q रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, तो dq कितना हो जाएगा tds, तो दिस इज tds माइनस पी डी वी, ठीक है। तो अगर du आपका TDS माइनस PdV है, तो अगर मैं बोलूँ कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देता हूँ मैं, तो ये उड़ जाएगा, तो du बाई ds कितना आ जाएगा, टेम्परेचर, तो del u बाई del s एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू टेम्परेचर, ये भी सही हो गया। और अगर s को कांस्टेंट कर देता हूँ तो ये उड़ जाएगा, तो du बाई या del u बाई del v इज इक्वल टू माइनस ऑफ p, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो ये वाला डिफरेंशियल भी आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अ गैस ओबेज द इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT प्लस NBP। तो आप डेरिवेशन वाले लेवल पे अब आ गए। तो नॉर्मली हम PV इज इक्वल टू nRT पढ़ते थे, अब आपका PV इज इक्वल टू nRT प्लस NBP हो गया, वेयर B इज अ कांस्टेंट। इफ n मोल ऑफ अ गैस एक्सपैंड फ्रॉम V1 टू V2 रिवर्सिबली, तो अब क्या हो जाएगा, आपका जो वर्क डन की डेरिवेशन थी ना, वो पूरी डेरिवेशन आपकी बदल जाएगी। नॉर्मल आप वर्क डन का क्या करते थे, जहाँ पर रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन का डेरिवेशन करते थे, ठीक है, तो वर्क कितना आता था, वर्क आप लिखते थे ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PdV, राइट। इंटीग्रल करते थे इसका, तो इसको माइनस प्रेशर की जगह लिखते थे, हम बोलते थे कि PV अगर इज इक्वल टू nRT है तो प्रेशर इज इक्वल टू nRT अपॉन वॉल्यूम, तो इसको आप माइनस nRT अपॉन वॉल्यूम इंटू dV करते थे। अब ये nRT अपॉन वॉल्यूम नहीं है, अब ये थोड़ा सा बदल गया, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं आ गई। तो अब प्रेशर कितना आ जाएगा, देख लो, PV माइनस NBP इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो प्रेशर कॉमन आ जाएगा, V माइनस NB इज इक्वल टू nRT, तो प्रेशर कितना आ जाएगा, nRT अपॉन V माइनस NB, ये। तो अब ये वाली इक्वेशन है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चलेगा आपका, V1 से V2। तो अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करके निकालेंगे आगे, सिंपल है, सॉल्व करके आराम से आ जाएगा। आई थिंक ए ऑप्शन इसका आंसर आना चाहिए, लेट मी चेक, यस इसका ए ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो आपका जो माइनस nRT नेचुरल लॉग पहले आता है ना V2 बाई V1, अब वो V2 बाई V1 की जगह क्या आएगा, V2 माइनस NB अपॉन V1 माइनस NB, ये चीज़ आ जाएगी। अब सिंपल, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। देन क्वेश्चन 21, इन एन एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन द एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, इरिवर्सिबल है तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होना बनता भी है। वर्क ऑफ एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, देखिए एडियाबैटिक है तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस वर्क, तो एडियाबैटिक में Q 0 हो गया,
तो डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन, है ना। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन पूछ रहा है, ठीक है। और तो वर्क इरिवर्सिबल अपने को निकालना है यहाँ पे। तो वर्क इरिवर्सिबल नॉर्मली क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। वर्क इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, राइट। ओके, P external into nRT2 plus nRT1. nRT2, it doesn't make any sense, right? यूनिट से मैच नहीं करेंगे। यहाँ अगर आप कर लोगे ना ये कि प्रेशर इंटू nRT, देखो PV इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक है। तो nRT की यूनिट किसके बराबर हुए, PV के। तो प्रेशर को PV से मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो P स्क्वेयर V हो जाएगा। सो वर्क तो P इंटू डेल्टा वी होता है ना, लीटर ATM, लीटर ATM स्क्वेयर तो नहीं। तो C में तो आपका यूनिट्स ही मैच नहीं कर रहे, आउट हो गया है, तो वैसे आउट हो गया, कॉमन सेंस, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आप देखो ये मैच नहीं कर रहा, ये वाला यूनिट आपकी मैच कर रहे हैं, सिर्फ ए ऑप्शन आपकी यूनिट मैच कर रहे हैं। और वैसे आप बोलो कि V2 कितना आ जाएगा, V2 कितना आ जाएगा nRT2 बाय P2। तो ये जो V2 माइनस V1 था उसकी जगह आपने nRT2 बाय P2 माइनस nRT1 बाय P1 पुट कर दिया, सिंपल था। तो ये सिंपल आपका यूनिट्स देख के ही हो जाना था। तो 21 क्वेश्चन थे, आई थिंक काफ़ी जल्दी सॉल्व भी हो गए, ठीक है। चलो, तो दैट्स इट। आई होप आपको थोड़ा सा फ्लो आपका बना होगा थर्मोडायनेमिक्स में। बाकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थर्मो इज़ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग है, प्यारी है। और फॉर्मूलाज का ध्यान सारा होना चाहिए हमेशा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई नहीं होना है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। कहाँ होना है वो तो चलो आप तुक्के से कुछ लगा के कर लोगे, पर ये बहुत प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूले को कहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब इसके बाद आप डीपीपी सॉल्व करिए एंड उसके बाद फिर उसके सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। चलिए, एंड कीप स्प्रेडिंग द वर्ड। कैनवस क्लासेस के बारे में अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, बिकॉज बहुत मेहनत से मैं आपको बड़े सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो काम की हैं और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो डू टेल ऑल योर फ्रेंड्स एंड जूनियर्स अबाउट द कैनवस क्लासेस ऐप और स्प्रेड द मैसेज। थैंक यू, बाय।